गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कारक के विषय में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ईश्वर द्वारा दिया गया वाणी का वरदान उसे अन्य जीवों से भिन्न एवं श्रेष्ठ बनाता है। मानव सभ्यता के विकास से पूर्व अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वह संकेतों का प्रयोग किया करता था, किंतु ये संकेत उसके भावों एवं विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम नहीं थे। अतः मनुष्य ने ध्वनि संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। सभ्यता के विकास के साथ साथ ये ध्वनि संकेत ही धीरे धीरे भाषा बन गए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना, अर्थात मानव मुख से निकलने वाली उस ध्वनि को हम भाषा कहते हैं, जिसका कुछ अर्थ होता है, जिसे सुनकर श्रोता वक्ता की बात पूरी तरह समझ सके। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। कभी कभी यह कार्य संकेतों, चिन्हों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है, जैसे उंगली से इशारा करते हैं। यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों को रुकने और चलने के लिए संकेत अथवा इशारा करता है, सीटी बजाता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। संसार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। संसार के लगभग 2/3 लोग निम्नलिखित भाषाएं बोलते हैं। विश्व की कुछ भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच, रूसी, जर्मन, संस्कृत आदि। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। आइए अब हम समझते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा है। यह ध्वनियों से प्रकट की जाती है। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है। लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तथा दूसरा उसे पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शब्द या शब्द समूह कहा जाता है। आइए हम भाषा की इकाइयाँ समझते हैं। भाषा की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं। पहला, ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है, जैसे अरे, वाह, है। दूसरा, वर्ण। वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे अ, ई, उ, त, म, ल आदि। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, जैसे क प्लस ल प्लस म, कलम। वाक्य, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम पुस्तक पढ़ता है अलग अलग शब्द हैं, परंतु इनके एक साथ प्रयोग करने से एक ही अर्थ निकल रहा है, अतः यह वाक्य है। आइए हम आगे समझते हैं व्याकरण। व्याकरण शब्द वि यानी विशेष रूप से, प्लस आ यानी पूरी तरह से, प्लस करण यानी व्याख्या करना से बना है, जिसका अर्थ है भली प्रकार से समझाना। प्रत्येक भाषा की सामान्य विशेषताओं को लेकर कुछ नियम बनाए जाते हैं, अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
व्याकरण में भाषा के मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों का अध्ययन किया जाता है। भाषा में व्याकरण का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला, व्याकरण भाषा को नियमित और व्यवस्थित रखना सिखाता है। दूसरा, यह भाषा की प्रकृति का विश्लेषण करता है, भाषा की रचना व स्वरूप की व्याख्या का ज्ञान कराता है। व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध करना भी सिखाता है। व्याकरण के विभाग या व्याकरण के अंग। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है तथा शब्द वर्णों से बनते हैं। व्याकरण में वाक्य, पद, शब्द, वर्ण की प्रकृति, रचना तथा प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। इस आधार पर व्याकरण के 4 भेद किए जाते हैं। पहला, वर्ण विचार, दूसरा, शब्द विचार, तीसरा, पद विचार तथा चौथा, वाक्य विचार। वर्ण विचार, इसके अंतर्गत हम वर्णों के आकार, उनका उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार करते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत हम शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति यानी वो शब्द की रचना कहाँ से आए हैं और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पद विचार, इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि पदों के स्वरूप तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। चौथा, वाक्य विचार, व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि के बारे में हम विचार करते हैं। आइए हम आगे समझते हैं लिपि। लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, यानी वर्णों के चिन्हों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं या किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। लिखित भाषा में ध्वनियों की तरह ही निश्चित चिन्ह है। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है और यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यूरोप की अधिकांश भाषाएं थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ इसी लिपि में लिखी जाती है। अरबी तथा उर्दू फारसी की लिपि फारसी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। बांग्ला, पंजाबी, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि के नाम से जानी जाती है। आइए हम आगे समझते हैं बोली। बोली भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप होता है। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है। इसमें साहित्य आदि की रचना नहीं होती है और सरकारी काम काज में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलियां हैं। आइए हम आगे समझते हैं हिंदी भाषा के महत्व को। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग प्रवृत्ति तथा अपना अलग महत्व होता है और प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं मातृभाषा होती है। पहले हम इन तीनों को समझ लें कि राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसका प्रयोग किसी देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा, राजभाषा वह भाषा जो देश के सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है, वह राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी है। मातृभाषा, मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ से प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मा बच्चा हिंदी तथा तमिल भाषी परिवार में जन्मा बच्चा तमिल भाषा ही सीखता है। तो इस प्रकार प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं मातृभाषा होती है। मातृभाषा का प्रयोग देश के नागरिक स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, जबकि राष्ट्रभाषा का प्रयोग देश में होने वाली अनेक गतिविधियों तथा राजभाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज के लिए होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा इसे भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे बड़े भूभाग में हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। संसार के अनेक देशों में हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का प्रबंध है। हिंदी अपनी सरल प्रकृति के कारण आसानी से समझी जाती है। इसका शब्द भंडार 1 करोड़ से भी अधिक है। हिंदी साहित्य परंपरा अत्यंत गौरवपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम को संगठित और संचालित करने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 से यह भारत की राजभाषा है। हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। शब्द संपदा की दृष्टि से भी यह भाषा अत्यंत संपन्न, विकासशील और उदार है। इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि अनेक भाषाओं के अनेक शब्द शामिल हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हिंदी भाषियों का तीसरा स्थान है। जिस प्रकार 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि दिवस सद्भाव के प्रतीक है, उसी प्रकार हिंदी दिवस भाषा के प्रति प्रेम भाव का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आप भाषा, व्याकरण एवं लिपि समझ गए होंगे। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। लिखने हेतु जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा का स्थानीय रूप बोली है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत में कुल 22 भाषाएं संविधान में स्वीकृत है और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। धन्यवाद।